सो ऍज यू ऑल नो दॅट लास्ट लेक्चर मध्ये आपण काय पाहिलं होतं, आपण पाहिलं होतं इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स. कोणतेही दोन चार्जेस असले तर चार्जेस मध्ये कोणता फोर्स असतो, इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स. आणि हा फोर्स कसा असतो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस. त्याचे जे चार्जेस आहेत त्यांच्या मल्टिप्लिकेशनची डायरेक्टली बरोबर. जेवढा मोठा चार्ज तेवढा जास्त फोर्स आहे. आणखी काय पाहिलं होतं, इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वेअर ऑफ डिस्टन्स. इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वेअर ऑफ द डिस्टेंस. म्हणजे जर आपण त्यामधलं डिस्टन्स वाढवलं, अगर हमने उन दो चार्जेस के बीच में का डिस्टेंस बढ़ाया तो क्या होगा, फोर्स कम किया तो क्या होगा, बढ़ेगा. क्लियर. सो ये हमने देखा था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में. देन उसके बाद में हमने क्या देखा था, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में जाना था. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है स्मॉल के. उसके बाद में हमने क्या देखा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखी थी. फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फोर्स पर यूनिट चार्ज. जैसे कि ध्यान दो, हमारे पास में दो चार्जेस थे, एक था चार्ज Q1 और दूसरा था चार्ज Q2. लेट से ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है. तो क्या मैं कहूँ इन दोनों के बीच में फोर्स रहेगा. ये फोर्स ऑफ कैसा रहेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन. क्यों अट्रैक्शन रहेगा, क्योंकि ये क्या है, पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, इसलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा. ये फोर्स की मैग्नीट्यूड क्या रहेंगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. Q1 Q2 अपॉन R जैसे स्क्वायर. दोनों में का सेपरेशन डिस्टेंस है R, तो R स्क्वायर ये रहेगा फोर्स, है ना. तो अगर हमने ये फोर्स निकाला था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, हमने कहा था जितने बड़े चार्जेस होंगे उतना ही बड़ा फोर्स, और जितना बड़ा उन दोनों में का डिस्टेंस होगा उतना ही कम फोर्स होगा. म्हणजे अक्षतांना जर डिस्टन्स कमी झाला तर फोर्स वाढतो आणि डिस्टन्स वाढला तर फोर्स कमी होतो. सेम इनवर्स जो आपला इनवर्स स्क्वेअर लॉ होता ना डिस्टन्सचा, तसाच आपला कशाचा लॉ होता, कुठे पाहिला होता आपण, याच्यामध्ये पाहिला होता ग्रॅव्हिटेशन मध्ये, आहे की नाही. ग्रॅव्हिटेशन फोर्स इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वेअर ऑफ द डिस्टन्स बिटवीन टू बॉडीज. सेम आहे. त्यानंतर आपण पाहिलं होतं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, फोर्स एक पर्टिकुलर चार्ज के ऊपर कितना एक्ट हो रहा है, F/Q. अब इन Q1 Q2 में से कोई भी एक जब के नीचे चला जाएगा तो इधर क्या रहेगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपॉन R स्क्वायर. जैसे Q1 Q2 को देखिए, दोनों दो Q की जगह पे यहाँ पे कितना रहेगा, एक इधर चला है. एम्बुलेंस के जैसा हा. काल काय शिकलो होतो आपण, इलेक्ट्रिक फोर्स शिकलो होतो, इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स. तो काय होता 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q1 Q2 अपॉन R. त्यानंतर आपण काय पाहिला होता, इंटेंसिटी. इंटेंसिटी क्या थी, फोर्स पर यूनिट चार्ज, जो हमारा हो चुका है. ओके, फोर्स पर यूनिट चार्ज. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक पर्टिकुलर चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, ये रहती है इंटेंसिटी. मैंने कहा था इलेक्ट्रिक लाइन से दूर रहना चाहिए. ओके, अब देखो, देन उसके बाद में हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में जाना था, रिलेशनशिप देखी थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के फोर्स के साथ में. ओके, ये सारी चीजें हो गई थी. अब हम बात करेंगे कि जैसे बचपन में हमने वर्क डन का फॉर्मूला पढ़ा था. जैसे देखो, मैग्नेटिक फोर्स से वर्क होता है ना, फिजिकल फोर्स से हमारा वर्क होता है, उसी तरह से इलेक्ट्रिक फोर्स से भी वर्क होता है. अब ये फोर्स कौन सा, ये वर्क कौन सा, जैसे कि हम लोगों को अभी हवा चाहिए, सोचो, तो हम फैन ऑन कर देते हैं, तो फैन से हम लोगों को हवा मिलती है ना. तो हम हमारे लिए जो काम है, हमको हमारा जो काम है वो कौन कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी कर रही है. क्लियर. नहीं तो हाथ से, जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी तब हाथ से हम मारते थे ना, तो हमें ये कहाँ से मिल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी से. इलेक्ट्रिसिटी से हम बहुत सारे काम लेते हैं. ओके, तो उनको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक वर्क. उस वर्डन को क्या कहेंगे, आणि ऍज यू नो दॅट वर्डनचा आपण 10वी मध्ये एक फॉर्म्युला पाहिला होता करंट इलेक्ट्रिक फील्ड मध्ये. ओके, क्या था वो, वी हैव W = VQ, वोल्टेज इंटू चार्ज, है ना.
मतलब जैसे कि हमारे घर में वोल्टेज आता है सब लोगों के, ओके, तो इलेक्ट्रिक वर्क क्या होता है, वोल्टेज इंटू चार्ज। इसमें कोई डाउट है, ये बचपन में पढ़ा था हमने। अब ये जो पॉजिटिव निगेटिव चार्जेस है, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, अब होता क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में है ना, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होती है, क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेट्स से दो चार्जेस है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक चार्ज है Q1, दूसरा है Q2, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज। तो क्या होगा, ऑब्वियसली पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, है ना। तो जब ये पॉजिटिव चार्ज, तो होता क्या है कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, ये लाइन ऑफ फोर्स होती है जो शुरू होती है पॉजिटिव चार्ज से और एंड होती है नेगेटिव चार्ज पर, है ना। और ये बहुत ही मतलब शॉर्टेस्ट पाथ फॉलो करती है, जैसे कि देखो स्ट्रेट लाइन बना दी मैंने, है ना, ये ऐसे घूम फिर के नहीं जाएंगे, यहाँ पे डायरेक्ट से चली जाएंगी, ओके, क्योंकि इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होता है, ये जो लाइन ऑफ एक्शन होती है ना, उसी के ऊपर ये वर्क करती है, ओके, शॉर्टेस्ट लाइन, शॉर्टेस्ट पाथ। अब इसी को इलेक्ट्रिक लाइंस की ये क्या है, पहली प्रॉपर्टी है। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स starts from the positive charge and end on the negative charge. इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कहाँ से स्टार्ट होती है, पॉजिटिव चार्ज और कहाँ पे एंड होती है, नेगेटिव चार्ज। अब मुझे बताओ, अगर ये पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव से स्टार्ट होकर नेगेटिव पे एंड हो रही है ना, तो अब पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है और नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ, तो मुझे बताओ इसकी लेट्स से पहले लेंथ अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो ये खुद की लेंथ को बढ़ाने की कोशिश करें या कम करने की, कम करने की। तो हर बार देखो अट्रैक्शन की वजह से ये लाइन ऑफ फोर्स होनी चाहिए थी, लेकिन थोड़े बहुत ये भी नजदीक आ जाते हैं, तो लाइन ऑफ फोर्स जो होती है ना, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, उसकी साइज क्या हो जाती है, कम होती है। कम को कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन, क्या कहते हैं, सो इट हैव ऑलवेज टेंडेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट। इलेक्ट्रिक लाइंस की क्या प्रॉपर्टी है, वो हर बार खुद की लेंथ को क्या करना चाहती है, कॉन्ट्रैक्ट करना चाहती है, कम से कम करना चाहती है। और एक बात, अगर ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है, इसके जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इसके बाजू में कर दो हम, यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव, ओके, तो यहाँ पर ये भी इस तरह से चली जाएंगी पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये भी इस तरह से चली जाएंगी पॉजिटिव टू नेगेटिव। मुझे बताओ, क्या एक इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स दूसरे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स से अट्रैक्ट होंगी कि रिपेल? रिपेल क्यों और अट्रैक्ट क्यों? एक इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स दूसरा पासून अट्रैक्ट हुई कि रिपेल हुई? सारा संकेत सर, कितने प्रतिशत भारतीय ये मानती है कि रिपेल होगी, है ना? अच्छा, अट्रैक्ट कहना है आपका, मतलब कुछ लोग रिपेल। क्यों रिपेल होंगी धनश्री मैडम? बिकॉज इधर भी पॉजिटिव है, कशामुळे होणार आहे? सेम चार्ज पहा पृथ्वीराज सर, पॉझिटिव्ह चार्ज एक दुसऱ्यांना काय करतात, रिपेल करतात, दूर ढकलतात, ओके, निगेटिव्ह सुद्धा दूर ढकलतात, काय म्हणून एक दुसऱ्यापासून रिपेल होईल, समझ में आता ना, ओके। सो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स रिपेल इच अदर। अगर ये रिपेल करेंगे, एक दूसरे को धक्का देंगे, है ना, तो क्या होगा, जैसा हम देते हैं ना, देखते बैठेगी इधर उधर ट्रेन में बैठेगी, तो ये जो हम धक्के देते हैं, तो ये क्या करें, हम क्या करते हैं, लैटरल प्रेशर एक्सर्ट करते हैं ना हम लोग, हमारे बाजू में कोई ज्यादा ही सटके बैठा तो उसी तरह से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स करेंगे। हे काय करणार आहे गायत्री मॅडम, एक दुसऱ्यांवर जसं की पहले रिपेल करेंगी तो क्या करेंगे, लैटरल प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, मतलब हर एक इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स चाहेंगी कि उसके जो बाजू वाली है वो थोड़ी दूर जाए, है ना, तो उसको दूर ढकेलेंगी, समझ में आई? ओके, ये रिपेल करेंगी। अब मुझे बताओ, अगर ये रिपेल कर रही है, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो क्या कभी एक दूसरे को टच कर सकते हैं? सो दे विल नेवर टच ईच अदर। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स विल नेवर टच ईच अदर। क्या टच करेंगे एक दूसरे को? नहीं करेंगे। क्यों? अरे एक दूसरे को दूर ढकेल रहे हो, है ना, तो नो टचिंग। देन उसके बाद में और क्या होता है, क्या ये एक दूसरे के पाथ को क्रॉस करेंगे? क्या ये एक दूसरे के पाथ को इंटरसेक्ट करेंगे? इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, है ना, वो टच ही नहीं कर रहे, तो इंटरसेक्ट तो दूर की बात है। क्लियर?
समझ में आई ये? तो ये सारे हो गए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की प्रॉपर्टी। समझ में आई? क्या क्या बोली मैंने? पहली क्या थी, याद है क्या? मैं बताऊं एक बार सारी, फिर तुम लोग ट्राई करोगे। पढ़ के नहीं, बस यहाँ पे शांत रहो, इधर देखो मेरी तरफ। पहला हाँ वो बताएंगे ना, है ना? तो पढ़ के पूरा एक बार बात फिर से बता देंगे। देखो क्या होता है, अगर हम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता करनी है, तो कोई भी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है ना, उसको टेंजेंट निकाल लो, तो हमें पता चल जाएंगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कि इलेक्ट्रिक फील्ड है कहाँ पे। टेंजेंट म्हणजे स्पर्शिका, है ना? समझ में आया? टेंजेंट पता है ना, सर्कल को टेंजेंट होती है। हाँ, बस अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता करनी है तो हम ये पता कर सकते हैं। तो इतनी सारी बातें हमें पता चली। मैं एक बार रिपीट करता हूँ शॉर्टली, बाद में कौन ट्राई करेंगे देखेंगे। देखो पहली जान दो, कहाँ से स्टार्ट हो रही है, कहाँ पे एंड हो रही है। सो इट इनिशिएट्स फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेटेड ऑन द नेगेटिव चार्ज। क्लियर? स्टार्ट्स इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड ऑन द। देन दूसरी क्या बता सकते हैं? They never intersect each other. They never intersect each other. They never cross each other's They path. never cross each other's They path. exert lateral pressure on each other. मतलब वो They एक दूसरे repel क्रॉस, each other. they exert lateral pressure on each other। और क्या बता सकते हैं? अरे एक ही चीज के बारे में हम 4 बार बता रहे हैं, समझ में आएगा तुमको? वो एक दूसरे को दूर ढकेल रही है, उसी के बारे में 4 बातें हैं, है ना? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स रिपेल ईच अदर, खत्म। अगर वो रिपेल करते हैं तो दे डू नॉट टच। ऑब्वियसली रिपेल कर रही है तो टच करेंगी नहीं, टच नहीं कर रही है तो इंटरसेक्ट भी नहीं करेंगी। सो दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर पाथ, दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, They have tendency to contact them. और दे हैव टेंडेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट देयर लेंथ, है ना? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैव टेंडेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट देयर लेंथ। समझ में आया क्या? क्लियर? अब इस तरह की इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है, समझ में आया मैंने जो बताया? कोई बताएगा आप में से? कोई ट्राई करेगा 2-3 भी? हिंदी, मराठी, इंग्लिश, कौन सी लैंग्वेज में बताओ? Electric field lines start from positive charge and ends on negative charge. They do not. They have tendency to contract their length. They exert lateral pressure on each other. They do not intersect each other. The tangent drawn from any point shows the direction of the electric field. वेरी गुड। और कुछ? वो कौन सी मिसिंग झाली? They are repelled from each other. They repel each other. They They do not intersect each other. do not intersect each other's path। और कुछ? चलो और एक देखते हैं। मुझे बताओ, इस तरह की इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आहे जो की चार्जेस से स्टार्ट होते हैं। मग पृथ्वीराज, मी काय म्हणतो, आपल्याकडे कंडक्टर आहे, ओके, आणि एक इन्सुलेटर आहे। म्हणजे आपल्याकडे 2 बॉल आहे, एक लाकडाचा आहे आणि एक लोखंडाचा आहे। क्लियर? अब एक कंडक्टर है जो कि आयरन बॉल है और दूसरा है वुडन बॉल। अब ये जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स है, ये कौन से बॉल के अंदर से पास हो जाएंगी, कौन से अंदर के नहीं होंगी? आयरन बॉल के अंदर पास होंगी कि नहीं होंगी? नहीं होंगी, नहीं होंगी, होंगी कि नहीं होंगी? नहीं होंगी, और जो अपना वुडन बॉल है उसके अंदर से होंगी, पास हो जाएंगी। ऐसा क्यों? बता मुझे। आयरन बॉल जो है ना, जो आपला लोखंडाचा बॉल आहे त्याच्यावर चार्जेस राहतील, है ना? त्यामुळे तो इसके ऊपर भी चार्जेस है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, है ना, दूसरे चार्ज से क्या हो जाएंगी? रिपेल हो जाएंगी, अट्रैक्ट होंगी। तो उसके अंदर से वो क्या, वो उसको पेनिट्रेट करके बाहर निकलेंगी? क्या उससे अंदर से पास हो सकती है? नहीं होंगी, क्योंकि उसके ऊपर भी चार्ज है ना, वो उसके डायरेक्शन को डाइवर्ज कर सकते हैं, है ना? लेकिन वुडन ब्लॉक के अंदर कोई चार्ज है क्या? लकड़े के अंदर कोई चार्ज नहीं है, तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इजीली पास हो जाएंगे। तो क्या हम बोलेंगे? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैन इजीली पास थ्रू द इंसुलेटर बट कैन नॉट पास थ्रू द कंडक्टर। समझ में आई? और एक प्रॉपर्टी, कोई डाउट है? ओके, चलो। सो इधर ध्यान दो, ओके? नहीं, लिखने के लिए समझ दूंगा मैं, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ शुभांगी मैडम, बात थी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में, हमने देखा। सब लोग लिखना बंद करो, इधर ध्यान दो। क्या मैं कहूँ, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कहाँ से स्टार्ट हो रही थी? पॉजिटिव चार्ज से। और कहाँ पे एंड हो रही थी? नेगेटिव चार्ज पर।
अब देखो हमने क्या किया, एक टंकी में पानी भर दिया, ओके, लेट्स से एक इस तरह की टंकी में पानी भर दिया। अब एक सुई लेके क्या किया, इसको होल किया, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से एक पानी की एकदम छोटी सी धार निकलेगी। क्लियर, समझ में आया ना। अब उसको दूसरी सुई मार दी तो दूसरी, क्या मैं कहूँ, मैंने क्या किया, एक बराबर एक पर्टिकुलर सर्कल कर दिया, या तो फिर कोई भी एक रैंडम शेप ले लिया और यहाँ पे उस टंकी को क्या कर दिया, होल कर दिया छोटे 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 छोटे। तो इससे क्या होगा, सारे इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कुछ इस तरह से बाहर निकलेंगी, है ना। तो दिखेगा कैसा, अगर हम बाहर से देख रहे हैं तो सारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स एक पर्टिकुलर एरिया से बाहर निकले तो कैसा दिखेगा, वो कैसा स्ट्रक्चर दिखेगा, ट्यूबलाइट स्ट्रक्चर दिखेगा। कैसा दिखेगा वो, तो ऐसे ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स एक पर्टिकुलर एरिया से पास हो रही है किसी मीडियम के सरफेस से, तो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। कैसा स्ट्रक्चर बनाती है वो, ट्यूब लाइक बोले तो ट्यूब जैसा, लाइक बोले तो जैसा, समझ में आया। सो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। तो क्या हम बोलेंगे, ये इसको क्या हम क्या बोलेंगे, ट्यूब ऑफ फोर्स। क्या बोलेंगे, ट्यूब ऑफ फोर्स। समझ में आया, ट्यूब ऑफ फोर्स क्या है। अब लेट्स से इसके अंदर ये पर्टिकुलर चार्ज बाहर निकल रहा है ना। अगर ये एयर से बाहर निकल सकता है, या तो मीडियम एयर होगा या तो कोई दूसरा मीडियम होगा। अगर कोई दूसरा मीडियम रहा तो क्या हम बोलेंगे, नंबर ऑफ ट्यूब ऑफ फोर्स पासिंग, है ना, और नंबर ऑफ ट्यूब ऑफ फोर्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द चार्ज क्यू, ये कितने आएंगी, जितने की वो जो भी मीडियम है उसकी परमिटिविटी है, परमिटिविटी ही उसको परमिट करेंगे ना बाहर आने के लिए। तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्यू अपॉन इप्सिलॉन। काय के लिए, मीडियम के लिए। काय के लिए, मीडियम के लिए। क्या मैं कहूँ, मीडियम के लिए ये ऐसा रहेगा, ओके। तो क्यू अपॉन इप्सिलॉन 0 के भी बोल सकते हैं इसको, क्योंकि इप्सिलॉन क्या होता है, इप्सिलॉन नॉट के बोलो, या तो इप्सिलॉन 0 के। क्या मैं कहूँ, ये मीडियम की जगह पे अगर एयर रहता था तो संकेत, एयर के लिए के की वैल्यू कितनी है, 1। तो क्या मैं बोलूं, फॉर एयर, ये फॉर्मूला फॉर एयर, क्या मैं बोलूं, k इक्वल्स टू 1। सो q अपॉन इप्सिलॉन 0 k बिकम्स q अपॉन इप्सिलॉन 0। तो क्या मैं कहूँ, एयर के लिए, है ना, एयर के लिए ये क्या रहेगा, q अपॉन इप्सिलॉन 0। लेकिन मीडियम के लिए क्या रहेगा, q अपॉन इप्सिलॉन, या तो फिर q अपॉन इप्सिलॉन 0 k, कुछ इस तरह से। समझ में आया। तो ट्यूब ऑफ इंडक्शन किसको बोलेंगे, समझ में आया क्या, ट्यूब ऑफ फोर्स समझ में आया, है ना। ट्यूब ऑफ फोर्स को ट्यूब ऑफ इंडक्शन। क्या मैं कहूँ, ये ट्यूब ऑफ फोर्स बनता कैसे, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स से। ट्यूब ऑफ फोर्स कैसे बना, मतलब ट्यूब ऑफ फोर्स ये इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स का बंच है ना। क्या इसकी प्रॉपर्टी इससे अलग रहेंगी, अरे इसी से तो बना ही। एक इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, ऐसे 10 इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के फोर्स बन के मिलके क्या बना, हाँ, ट्यूब ऑफ फोर्स। तो क्या इसकी प्रॉपर्टी अलग हो सकती है, नहीं, इसकी प्रॉपर्टी सेम रहेंगी। तो ये भी, दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, दे नेवर क्रॉस अ पाथ ऑफ ईच अदर, वही सारी चीजें इसमें भी आएंगी। सही है ना। अब बात करते हैं कि नंबर ऑफ ट्यूब ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू गिवन एरिया के, अब पासिंग थ्रू गिवन एरिया के, ओके। अब देखो, क्या मैं कहूँ, ये ट्यूब ऑफ फोर्स है, सो नंबर ऑफ ट्यूब ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली थ्रू गिवन एरिया और यूनिट एरिया। अब हमने क्या किया, एक बॉल लिया प्लास्टिक का, अंदर से क्या होता है, हॉलो होता है पूरा, है ना। तो एक प्लास्टिक का बॉल ले लिया। अब हमें पता है उसको अगर हम इस तरह से परपेंडिकुलर होल्ड करते रहेंगे, है ना, तो क्या होने रहेगा, जैसे जैसे उसको हम होल्ड कर जाएंगे उसमें से पानी निकलता रहेगा, है ना। तो क्या मैं कहूँ, इसकी रेडियस है लेट्स से r, इस बॉल की रेडियस क्या है, है ना, ओए संकेत, वही क्या है, r। वही क्या है, r रेडियस है, ओके। चलो, तो है ना। अब हम क्या करेंगे, अगर हमने इस तरह के स्फीयर को होल्ड करते रहे,
इसके अंदर एक बॉल लिया, उसके अंदर पानी भरा हुआ है, अब उसको अगर होल करे तो उस होल में से क्या निकलेगा? पानी निकलेगा। समझ में आया? अब देखो क्या हम कहेंगे, अगर हम इसका ट्यूब ऑफ इंडक्शन पर यूनिट एरिया निकालेंगे तो कितना आएगा? क्या मैं कहूँ ट्यूब ऑफ इंडक्शन इसके लिए कितना रहेगा? लेट्स से इसके अंदर चार्ज है Q, तो इसका ट्यूब ऑफ इंडक्शन क्या रहेगा? मीडियम बताया कि एयर है कि क्या है? नहीं बताया, तो क्या रहेगा वो? Q अपॉन इप्सिलॉन। क्या रहेगा? ट्यूब ऑफ इंडक्शन। ओके, ट्यूब ऑफ इंडक्शन क्या रहेगा? Q अपॉन इप्सिलॉन। इसका एरिया क्या रहेगा मुझे बताओ? 4 pi स्फीयर का एरिया क्या होता है? सरफेस एरिया 4 पाय आर स्क्वेअर। पाय आर स्क्वेअर हा वर्तुळाचा एरिया असते, आहे ना? समजला? तो सर्कल का एरिया होता है पाय आर स्क्वेअर, स्फीयर का क्या होता है? 4 पाय आर स्क्वेअर। क्लियर? अब अगर हम रेशो निकाले, किसका? रेशो ऑफ ट्यूब ऑफ इंडक्शन पासिंग नॉर्मली थ्रू गिवन एरिया, ओके, तो ये कितना आएगा? Q अपॉन इप्सिलॉन। इप्सिलॉन Q अपॉन इप्सिलॉन को Q अपॉन इप्सिलॉन 0 कहीं भी बोल सकते ना? बोल सकते कि नहीं बोल सकते? तो कहीं बिगड़े करना बोल तो मग। ओके, सो Q अपॉन इप्सिलॉन 0 अपॉन एरिया काय आहे? 4 pi ओके, झालं? आता हे काय येणार मग? Q अपॉन 4 पाय इप्सिलॉन 0 के आर स्क्वेअर। ओके, याला थोडासा मेकअप करू। 1 अपॉन 4 पाय इप्सिलॉन 0 के Q अपॉन आर स्क्वेअर। याला कुठतरी पाल्यासारखं वाटतं। बस स्टँड रेल्वे स्टेशन कुठं पाहिलं त्याला? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या है ये? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। समझ में है? तो क्या हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज नथिंग बट ट्यूब ऑफ इंडक्शन पर यूनिट एरिया। क्लियर? बोल सकते कि नहीं बोल सकते? समझ में आया? सो ट्यूब ऑफ इंडक्शन पासिंग नॉर्मली थ्रू यूनिट एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब समझ में आया किसी जगह की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे बनती है? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स से। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस क्यों आते हैं? अगर चार्जेस है तभी वो आते हैं। कैसे आते हैं वो? चार्जेस है, चार्जेस की वजह से आते हैं वो। चार्जेस नहीं है तो वो नहीं आएंगे। अब चार्जेस से पॉजिटिव चार्ज से निकलकर वो निगेटिव पर जा रहे हैं, इसका मतलब देखो हम अभी थोड़ा सा पीछे जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई ना, मतलब वोल्टेज आ गया। हमारे घर में हम वोल्टेज रिसीव कर रहे हैं, ओके, वोल्टेज के अराउंड में इंटेंसिटी है तभी तो हम लोगों को वोल्टेज मिल रहा है। इंटेंसिटी कैसे आ रही है? ट्यूब ऑफ इंडक्शन पर यूनिट एरिया से, कोई तो भी वायर का एरिया होगा पर्टिकुलर, है ना, उससे, और उससे चार्जेस निकल रहे होंगे। चार्जेस मतलब ट्यूब ऑफ इंडक्शन निकल रहा होगा। ट्यूब ऑफ इंडक्शन कहां से आया है? चार्ज पर यूनिट परमिटिविटी। ओके, अब हर एक अलग अलग मटेरियल की अलग अलग परमिटिविटी हो, तांबे का तार हो, है ना, लोहे का तार हो, सोने का तार हो या चांदी का तार हो, हर एक की अलग अलग परमिटिविटी परमिट करने की। और वो कहां से आ रहा है? वो आ रहा है चार्जेस, मतलब जितने चार्जेस उसमें से निकलेंगे, है ना, जितना वो चार्जेस को निकलने के लिए परमिट करेगा उतने से। और वो चार्जेस कौन से? हमारे पॉजिटिव चार्जेस, नेगेटिव चार्जेस, है ना। अब नेगेटिव चार्जेस बोले तो इलेक्ट्रॉन। समझ में आया? ये इतनी सारी चीजें हो रही है, तो समझो सबसे पहले स्टैटिक आएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक सिर्फ चार्जेस के रहने के ऊपर है, और चार्जेस के एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए अट्रैक्शन या रिपल्शन, इतनी चीज बनाता है। जब ये चार्जेस कंटिन्यूअसली ऐसे करने लग जाते हैं तो चार्जेस का फ्लो बढ़ जाता है। जैसे चार्जेस का फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोलते हैं? रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। जैसे ही करंट आया मतलब वोल्टेज आएगा। मोहन लॉ, याद है? ओम्स लॉ, क्या था वो? ओम्स लॉ। वोल्टेज आया कि बाकी सारी चीजें आएंगी, इंटेंसिटी आएंगी। वो आया कि उसके बाद में वोल्टेज इंटू चार्ज पढ़ा था हमने, वोल्टेज इंटू चार्ज इज वर्क, इलेक्ट्रिक वर्क होगा। तो उसके पीछे इतनी सारी चीजें हैं। समझ में आया क्या? तो हम हर पहले जिस चीज को हम यूज करते हैं ना, उसके बारे में पढ़ने के लिए हमें वो कहाँ से, मतलब उसके मूल तक जाना पड़ता है, कहाँ से ओरिजिनेट हुई है वो,
और किस तरह से चीजें हो रही है। क्लियर, समझ में आया क्या? ये चीजें जो हो रही है ना अभी फिलहाल में वो विजिबल नहीं है। हम खुली आंखों से देख सकते हैं क्या? वायर में से करंट जा रहा है, हमें इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हुए दिख रहे हैं, ऐसा कुछ है क्या? पॉसिबल नहीं है। हम उसको सिर्फ एक्सपीरियंस कर सकते हैं। क्लियर, समझ में आया? तो चीजों को धीरे धीरे समझो, कौन सी चीज कहाँ से आ रही है, तब आपको लिंक लगेंगी और वो आसानी से लर्न होगा। क्लियर, देखो ये लिख लो, एक्सप्रेशन लिख लो।